हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस 18 ग्रुप एलिमेंट जो अपने पास टॉपिक लिया मैंने, और क्या मेरे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब हम लोग वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखना, सबसे पहले आपको ये टेबल दिख रही होगी। ये टेबल डायरेक्टली मैंने जेडीली में देखो कि आप सेम टेबल है, और स्ट्राइवर एटकिंस में भी सेम टेबल है। इस टेबल में, इस वाले टेबल में कुछ भी खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। परसेंटेज अबंडेंस कभी आपसे नहीं पूछेगा, हटाओ इसको, कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, दिस इज मतलब ये एकदम पूरा एक्सपेरिमेंटल डाटा है यार। मतलब एनवायरनमेंट में कितना है, तो इतना बसड़ कभी नहीं करता वो। दूसरा एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का एकदम नॉर्मल ट्रेंड है। नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है? हम लोग ऊपर से नीचे आए तो साइज बढ़ता है, बिल्कुल यहाँ पे भी वही हो रहा है। देखिए 1.2 से 1.6 हो गया, 1.6 से 1.9 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 2.20 हो गया। तो एटॉमिक रेडियस का भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो एग्जाम में या तो वो चीजें आती हैं जो थोड़ा सा हटके हो। ठीक है, तो ये नॉर्मल ट्रेंड है, सब जानते हैं। आएगा तो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम नॉर्मल वाली चीजें पूछी नहीं जाती है। तो ये इजी हो गया, एटॉमिक रेडियस आप आराम से बता सकते हैं, राइट। उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू है, ये देख रहे हो, इतना नेगेटिव में डिग्री सेल्सियस में। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब समझ रहे हो कुछ? इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी गैसेस होती है। ठीक है, तो इनको बॉईल कराना इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब बॉइलिंग पॉइंट में भी देखो, ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज कर रहा, -269 से -246। अगर आपको केल्विन में देखना है तो इसमें 273 ऐड कर दीजिए, सिंपल है। तो देख रहे हो आप, एकदम नॉर्मल ट्रेंड है। बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्लियर कट बढ़ रहा है। तो इन सब पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाएंगे। ठीक है, जो थोड़ा सा हटके ट्रेंड होता है वही पूछा जाता है। अब देखो तीसरा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जिसके ज्यादा होंगे, ठीक है, उसको वेपर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सिंपल सी बात है, अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वेपर बनाना उसका डिफिकल्ट होगा। ठीक है, बॉईल करना डिफिकल्ट होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपल सी बात है, ऊपर से नीचे आने पे मेल्टिंग, सॉरी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बढ़नी चाहिए। बिल्कुल वही हो रहा है, देखो 0.08 से 1.7, उससे 6.5 हो गया, फिर 9.1 हो गया, 9.1 से 12.7 हो गया, और फिर 18.1 हो गया। ये भी एकदम नॉर्मल ट्रेंड है। इसके बाद में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखो, हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज करती है। बिल्कुल वही हो रहा है, 2372 से 2080, 2080 से 1521, 1521 से 1351, 1351 से 1170 और 1037, राइट। तो यहाँ पे भी एकदम नॉर्मल ट्रेंड फॉलो हो रहा है, क्लियर है। अब देखो, एक जो एक्सेप्शनल ऑर्डर इसके अंदर पूछा जाता है वो श्राइवर एटकिंस, और इसमें तो मुझे नहीं दिखा जेडीली में, लेकिन वो आपका एनसीईआरटी में गिवन है। उस ऑर्डर की तरफ लेके चलता हूँ। ये जो टेबल है, ये टेबल आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है, ये एनसीईआरटी की टेबल है। बाकी सब चीजें ठीक है इसमें, बस ये वाली जो बात इंपोर्ट है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों का ऑर्डर सेम ही आता है, भले ही उनके साइन अपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेने की कितनी उसकी टेंडेंसी है, कितनी पावर है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज एनर्जी, दैट मींस एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। तो अब देखना, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में देखना, इसमें एकदम इरेगुलर ट्रेंड है, कोई इसका मतलब सिर पैर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको सीधा सीधा इसको याद ही रखना है, कभी एग्जाम में आ गया तो, और पूछा जाता है एग्जाम में, आजकल पूछा जाने लगा है। तो देखना, सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप देख रहे हो हीलियम का है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन सबसे कम एक्सेप्ट करना चाहता है, तो सबसे पीछे हीलियम आ जाता है। अब इस सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के चक्कर में इसके साथ कुछ कुछ इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी भी है, वो मैं डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, इसके बाद में देखो, हीलियम के बाद में किसकी है सबसे कम? हीलियम की। उसके बाद में देखो 68 है ना, किसकी? रेडोन की। तो हीलियम से ज्यादा है रेडोन की। रेडोन के बाद है अपने पास 77, दैट इज जेनॉन, राइट। और उसके बाद में क्रिप्टन और आर्गन की एकदम बराबर है, 96, 96। तो आर्गन इक्वल टू क्रिप्टॉन, राइट। और उसके बाद में अपने पास सबसे ज्यादा है नियोन की। अब देखो, इससे हम लोग क्या डिड्यूस कर सकते हैं, एक चीज देखना,
ये डाटा है अपने पास किसका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी सेम ही ऑर्डर आएगा। ठीक है, ऑर्डर सेम ही आता है उन दोनों का। तो अब यहाँ पे देखो नियोन के, इसीलिए आपको नियोन के कोई कंपाउंड नहीं मिलते, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट लेना देना मतलब प्रेफर कम करता है ना। तो नियोन की सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज 116, डाटा भी आप देख सकते हैं। आर्गन और क्रिप्टन की बराबर होती है, दैट इज 96 किलो जूल पर मोल, राइट। और जेनोन की अपने पास 77, रेडोन की दैट इज 68, और हीलियम 48। तो ये वाला डाटा से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए उसके बाद में और सब चीजें तो हमने देख ही लिया कि एटॉमिक नंबर आपको पता है, मतलब एटॉमिक नंबर तो क्या ही है इसमें, एटॉमिक मास पता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ पूछा नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक रेडियाई का मैंने बता दिया, ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज करेगा, ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड है। आयनाइजेशन भी बता दिया, डिक्रीज करेगा, ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड है। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी देखिए यहाँ पे देखो, 1 पॉइंट डेंसिटी का भी डाटा थोड़ा सा देख लेते हैं, देखना 1.8 से यहाँ पे कितना हुआ, 9 इंक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ पे फिर से डिक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ पे फिर से इंक्रीज हुआ, फिर से इंक्रीज और इंक्रीज। तो देखो डेंसिटी का भी मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ का सा आइडिया देता हूँ, देखो ना डेंसिटी में क्या हो रहा है। अब डेंसिटी आप बोल सकते हो कि डेंसिटी का भाई कैसे ध्यान रखेंगे, तो यार ये भी ना मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास कितना बढ़ रहा है, वॉल्यूम कितना बढ़ रही है, मतलब दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो साइज पे और एक मास पे। तो मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो कौन सा ज्यादा बढ़ रहा है उसके हिसाब से ये डोमिनेटिंग बिहेवियर हो जाता है। तो अब देखो सबसे पहले अपने पास है 1.8, तो 1 पॉइंट मान लो 8 कहीं भी यहाँ कहीं पे है, ठीक है। 1.8, 1.8 से कितना हुआ, 9, 9 इंटू 10⁻³ तो इंक्रीज किया, ठीक है, राइट। उसके बाद में 1.8 इंटू 10⁻³ फिर से मान लेते हैं इंक्रीज किया, मान लेते हैं क्या इंक्रीज किया ये ना। और फिर 3.7 हो गया, फिर से इंक्रीज करा है, फिर 5.9 हो गया, फिर से इंक्रीज करा है, और फिर अपने पास 9.7 हो गया, फिर से इंक्रीज करा है, राइट। तो आप बोल सकते हैं कि ये ग्राफ आया अपने पास किस किस के बीच में, डेंसिटी और एटॉमिक नंबर के बीच में। तो डायरेक्टली सब कुछ इंक्रीज करता जा रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका भी नॉर्मल ट्रेंड है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि मास डोमिनेटिंग है, मास डोमिनेटिंग है, एटॉमिक मास, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, मास डोमिनेटिंग है इसलिए ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो सब जगह बढ़ रहा है, सिंपल है। 1.8 इन 10⁻⁴ से 9 इन 10⁻⁴ हो गया, फिर 10⁻³ हो गया, तो इसका भी सिंपल ट्रेंड है। तो आपको 18 ग्रुप एलिमेंट में फिजिकल प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी याद नहीं करना, सिंपल ट्रेंड है, उसके अलावा साइज बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आते पे घटेगा, और आयनेशन एनर्जी होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ध्यान रखना है, और आयनेशन एनर्जी ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज करेगा, सिंपल सी जो ट्रेंड होता है वही है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ये पीडीएफ स्लाइड वगैरह मैं आपको दे दूंगा। अब देखो, अब यहाँ पे एक आप देखोगे अगर बुक में, तो वहां पे एक चीज दे रखी है इसके बाद में, उनकी नेचुरल अबंडेंस या नेचुरल अकरेंस, और इनको कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे मिलता है एनवायरनमेंट में, ये कैसे किस टाइप में मिलती है, ठीक है। तो उनके परसेंटेज वगैरह ऊपर आपने टेबल देखे होंगे, इस टेबल में देखो नेचुरल अबंडेंस ये सब दे रखा है, तो मैंने पहले ही बोल दिया ये कोई कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी इतने गंदे डाटा पे कितना है उसका नेचुरल अबंडेंस कभी नहीं पूछा जाता। तो अब जो इम्पोर्टेंट बात है उस पे आते हैं, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक तो अपने पास ये जो रिएक्शन दे रखी है कि हम आर्गन गैस हम लोग कैसे बनाते हैं, और एक रेडोन हम लोग कैसे बनाते हैं, मतलब हम लोग नहीं बनाते, एनवायरनमेंट में ये बनती है रेडोन। और रेडोन एनवायरनमेंट में रेडियम के अल्फा डीके से बनती है, और जो आर्गन होती है वो एयर के अंदर अपना जो पोटेशियम है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, उसके बाद बन जाती है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ऊपर वाला पैराग्राफ में, इधर वाले में देखो क्या लिखा है, आर्गन इज क्वाइट अबंडेंट एंड कैन बी रिकवर्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। आर्गन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से रिकवर किया जा सकता है, ऑफ लिक्विड एयर सी अंडर नाइट्रोजन, ये चैप्टर 14 में मतलब जेडीई से लिखा हुआ है। तो आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पॉइंट 93% बाई वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट इज 9300 ppm। इट ओरिजिनेटेड, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो, इट ओरिजिनेटेड इन द एयर मोस्टली फ्रॉम इलेक्ट्रॉन कैप्चर,
या यू कैन से बीटा डीके ऑफ पोटेशियम। मतलब यहाँ पे हम लोग एयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो, सॉरी, एयर के अंदर जो आर्गन है वो कैसे ओरिजिनेटेड होती है, तो जो पोटेशियम है वो बीटा डीके, दैट इज बीटा का मतलब बीटा प्लस होता है, सिंपल बीटा बोले उसका मतलब बीटा प्लस होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, फिर से आपके साथ डिस्कस करूंगा ये बातें। अब बीटा प्लस का मतलब होता है, उसका जो नोटेशन का तरीका है वो क्या होता है, -1 E 0। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, ये जीरो कंट्रीब्यूट करेगा एटॉमिक मास में, एटॉमिक मास में, राइट। और -1 कंट्रीब्यूट करेगा एटॉमिक नंबर में। मतलब देखना यहाँ पे कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि पोटेशियम का हमें पता है कितना होता है, 19 नंबर पे आता है, राइट। 19 पोटेशियम। और जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है, 40 होता है, सॉरी। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर मैं करूंगा इसका, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर से क्या होगा, देखो रिएक्शन में जब भी इस तरह की रिएक्शन होती है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उनमें हम लोग दोनों तरफ रिएक्शन में बैलेंस करते हैं। क्या बैलेंस करते हैं, एक तो एटॉमिक नंबर नीचे वाला, और एक जो मास नंबर है, राइट। तो 19 - 1 लेफ्ट साइड में कितना होगा, 18। तो राइट साइड में भी 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 18 हमें पता है किसका होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है, तो आर्गन लिख दिया हमने। अब ऊपर 40 और इधर 0, तो 40 + 0 दैट इज 40, मतलब यहाँ पे अपने को आर्गन मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरी चीज है अपने पास कि जब मैं रेडियम को, रेडियम अपने आप डीके होता रहता है, रेडियम अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस होते हैं, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं, वो खुद ब खुद न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू या फिर इतने अनस्टेबल हो गए कि खुद ही वो डीके होते रहते हैं, एक टूटते रहते हैं नेक्स्ट स्टेबल कंपाउंड में। तो जो रेडियम होता है वो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें छोटा आपको नहीं दिख रहा, तो मैं लिख देता हूँ, 86 रेडियम, और यहाँ पे अपने पास 226, ये इसका एटॉमिक मास है। 86 इसका एटॉमिक नंबर है और 226 इसका एटॉमिक मास है। अब अगर इसमें से अल्फा डीके हो जाए, अल्फा डीके क्या होता है, 2He4 हीलियम का न्यूक्लियस ही तो होता है, +2 इस पे चार्ज रहता है, राइट। तो ये अपने पास है अल्फा पार्टिकल। अगर अल्फा पार्टिकल इसमें से रिलीज हो जाए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा अपने पास, देखना। अब अल्फा पार्टिकल का मतलब यहाँ से दो कम होगा, इधर दो है ना, तो 86 में से 2 गया तो 84, ठीक है। 84 होता है रेडोन का। और यहाँ पे देखो 4 कम हुआ है, 4 कम हुआ है मतलब 226 में से 4 कम करोगे, 222, राइट। तो ये बन गया, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या लिखा है, रेडोन भी एक रेडियो एक्टिव है, रेडोन इज रेडियो एक्टिव एंड प्रोड्यूस्ड बाय द डीके ऑफ रेडियम। रेडोन खुद एक रेडियो एक्टिव है, देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है मतलब फर्दर ये भी किसी ना किसी स्टेबल कंपाउंड में डीके होगा इसका। एंड प्रोड्यूस द डीके ऑफ रेडियम एंड थोरियम मिनरल्स, एक कन्वीनियंट सोर्स ऑफ रेडियम एंड 100 ग्राम ऑफ रेडियम यील्ड अबाउट 2 ml ऑफ रेडोन, ठीक है। अगर हम लोग 100 ग्राम ऑफ रेडियम ले लेते हैं तो 2 ml ऑफ रेडोन पर डे देता है। तो ये तो बात ठीक है, लेकिन हमें ये वाली रिएक्शन ध्यान रखनी है, ठीक है। बस ये, और अभी तक आपके लिए ये और ये वाली रिएक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी देख सकते हो इनको, वहां पे भी बात कर लेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे भी देखना। और बीटा, बीटा क्या होता है, बीटा प्लस का मतलब क्या होता है, -1 E 0, राइट। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना, मैं डाल दूंगा स्लाइड में। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखना ये वाला पैराग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ हीलियम। लेकिन इस पैराग्राफ को मैं क्या करूंगा अभी, थोड़ा सा मतलब थ्योरेटिकल टाइप का है ना ये, तो आपका मे बी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, पहले आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाले रिएक्शंस वाले पार्ट की तरफ लेके चलता हूँ, जिससे आप बहुत डरते हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो भी चीजें उसके लिए इस पे आऊंगा मैं, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ हीलियम पे आऊंगा मैं, उसको बाद में चर्चा करूंगा, राइट। थोड़ा उन चीजों चीजों में बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मेन बात आती है कि हम लोगों को जो जेनोन, सॉरी जेनोन नहीं, मतलब हम लोगों ने क्या बात करी थी कि नोबेल गैसेस हैं ये तो रेयर गैसेस होती हैं, तो इनको रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, पहले तो यही माना जाता था। बट उसके बाद में हम लोगों ने सबसे पहले तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ा है कि इस तरह के मोलिकुलर आयन या फिर डाई एटॉमिक आयन
जिनका बॉन्ड ऑर्डर जीरो नहीं होता है, वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो एग्जिस्ट करते हैं, यही पढ़ा हमने एमओटी में, एग्जिस्ट करते हैं। तो उसी हिसाब से अपने पास यहाँ पे हीलियम 2 पॉजिटिव, एच पॉजिटिव, HEH2 पॉजिटिव, AR2 पॉजिटिव, ये सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं अंडर हाई ड्रास्टिक कंडीशन में, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब वगैरह कुछ होती है, एक्सपेरिमेंट कराते हैं वहां पे। तो देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, आर फॉर्म्ड अंडर हाई एनर्जी कंडीशन इन डिस्चार्ज ट्यूब, राइट। दे ओनली सर्वाइव मोमेंटरली, मतलब बहुत कम क्षण के लिए, बहुत कम टाइम के लिए ये सर्वाइव करते हैं। बात सुनना, ये देखना, दे सर्वाइव मोमेंटरली एंड एंड डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली, इनको आप ऐसे नहीं देख सकते, ये सिर्फ स्पेक्ट्रोस्कोपिकली ही इनको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत सारी टेक्निक होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, उन सब में अभी हम नहीं जा रहे, वो अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। क्या लिखा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल सच एज He2 आर अनस्टेबल। अब यार आप हमने भी पढ़ा है ना, इतनी तो एमओटी पढ़ी है कि He2 का बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है, याद है ना। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट। तो बाकी अभी इनके जो मोलिकुलर आयन है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो यहाँ से पहली बार पता चला कि ये कुछ कंपाउंड है। इसके बाद में जो फर्स्ट कंपाउंड है नोबेल गैसेस का, जो कि रिएक्शंस के थ्रू जनरेट होता है एक्सेप्ट मोलिकुलर आयंस, तो वो अपने पास एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, जो रियल कंपाउंड फर्स्ट, देखो लिखा भी है, द फर्स्ट रियल कंपाउंड ऑफ द नोबेल गैसेस वाज मेड इन 1962, बर्टलेट एंड लोहमन, ये साइंटिस्ट थे। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को कैसे सोचना है, इन्होंने कैसे सोचा भाई, इन्होंने देखा कि अपने पास ऑक्सीजन जो है ना, O2, अब O2 दिखते ही आपको एक बात याद आ जानी चाहिए, इसका जो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इसके इनमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है, राइट। तो इसको आप बोल हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है अपने पास, तो या फिर होमो बोल सकते हो। तो अगर मतलब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना हो तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, राइट। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ये थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज के लिए मतलब बेसिक बात बता दी आपको, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इन्होंने देखा कि जब PTF6 की हम लोग रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं तो वो क्या करता है, O2 को आयनाइज कर देता है, मतलब O2 में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है और O2 पॉजिटिव PTF6 ये वाली स्पीसीज बना लेता है। ठीक है, ये वाली स्पीसीज बना लेता है, मतलब यहाँ पे फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो PTF6 है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है O2 से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो यहाँ पे देखा गया कि जो O2 है उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लगभग लगभग 1165 किलो जूल पर मोल होती है। O2 की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है 1165 किलो जूल पर मोल होती है, राइट। अब इन्होंने ये देखा कि इसकी 1165 है, फिर इन्होंने मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का तो डाटा आ ही चुका था हमारे पास पहले ही, फिर इन्होंने क्या करा कि जेनोन का देखा, तो जेनोन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लगभग लगभग अपने पास 1170 थी और इसकी 1165 थी। तो यार नियर अबाउट एक जैसी सी दिख रही है हमें, तो यही लग रहा है ना। तो अगर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सिमिलर है तो जेनोन के साथ भी ऐसा ही कुछ कांड होना चाहिए, राइट, है कि नहीं। तो अब देखना फिर उन्होंने क्या किया, सेम ये किया कि जेनोन को भी PTF6 के साथ रिएक्ट कराया। तो इनको लगा कि अपने पास कंपाउंड जो है एक्सी पॉजिटिव, जेनोन का भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जेनोन में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि सिमिलर टाइप की जो अपने पास है आयनाइजेशन एनर्जी है, तो इसमें भी इसकी तरह ही ये बन जाएगा, एक्सी पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, PTF6 नेगेटिव। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता है, इसका जो रियल प्रोडक्ट होता है वो ये वाला होता है, एक्सी एफ पॉजिटिव, PT2F11 नेगेटिव। इसके बारे में मैं डिटेल में आगे भी डिस्कशन करूंगा। अब ये होता कैसे देखना, पहले तो अपने पास यही बनता है एक्सी पॉजिटिव, ये रहा एक्सी पॉजिटिव F6 नेगेटिव, यही बनता है। फिर PTF6 का एक फर्दर मॉलिक्यूल और रूम टेम्परेचर पे इसके साथ ऐड हो जाता है। अब एक और PTF6 ऐड होगा ना, तो अब क्या होगा कि ये PTF6 और ये PTF6 नेगेटिव, तो क्या हो गया, PT2F12
लेकिन F12 यहाँ पे अकोमोडेट कर नहीं पाता, तो 12 में से जो एक F है ना, वो चल जाता है ब्रीजिंग में। मैं दिखाऊंगा इसकी स्ट्रक्चर आपको कैसे बनेगा ब्रीजिंग में। तो वो चल के फिर अंडर मतलब थोड़ा सा हाइयर प्रेशर वगैरह हम लोग ऐड करते हैं, हाई थोड़ा सा हाइयर टेम्परेचर होता है, देखो हीट कर देते हैं, तो ये वाला कंपाउंड अपने पास जनरेट होता है, FCF पॉजिटिव, PT2F11 नेगेटिव। अब इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे PT रहता है, थोड़ा सा यहीं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, और इधर फ्लोरीन। फिर इस फ्लोरीन के आगे फिर से PT। अब इसके छह छह तरफ फ्लोरीन होंगे, ठीक है, लिख देता हूँ। यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, 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 ये भी, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। अब क्या होता है, ये जो फ्लोरीन है इसके आगे जेनोन जुड़ा रहता है, और इसके आगे फ्लोरीन जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, ये वाला फ्लोरीन जो है, ये वाला ब्रीजिंग में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जेनोन, एक तो ये जेनोन फ्लोरीन बॉन्ड है, राइट, और एक ये जेनोन फ्लोरीन बॉन्ड है, उनकी बॉन्ड लेंथ के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, वो मैं आगे करूंगा। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अच्छा, इस पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें अगर लिखी गई है तो, ठीक है। तो O2 से O2 पॉजिटिव और सिमिलर एनर्जी थी, ये बात। इट वाज प्रेडिक्टेड दैट जेनोन शुड रिएक्ट विद PTF6, ये प्रेडिक्टेड था क्योंकि आयनेशन एनर्जी के डाटा से। एक्सपेरिमेंटल शोड दैट व्हेन डीप रेड PTF6, अच्छा PTF6 का कलर जो होता है वो डीप रेड होता है, पहली बात ध्यान रखना। डीप रेड PTF6, जो वेपर वाज मिक्स्ड विद एन एक्वस विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ जेनोन। जब हम लोग ने PTF6 के और जेनोन का इक्वल वॉल्यूम यूज करा, द गैसेस कंबाइंड इमीडिएटली एट रूम टेम्परेचर, तो गैसेस जो है इमीडिएटली रूम टेम्परेचर पर ही कंबाइन होगी टू प्रोड्यूस ये येलो सॉलिड। अब देखना यहाँ पे, ये येलो सॉलिड, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जो मिलता है वो अपना येलो सॉलिड मिलता है। मतलब ये वाला जो है, इसका कलर कैसा है, येलो। देखो मैंने येलो येलो भी कर दिया ना, येलो सॉलिड। दे इनकरेक्टली थॉट, उन्होंने क्या सोचा, गलत था, जो कि उन्होंने सोचा द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड वाज xenon हेक्सा फ्लोरोप्लेटिनेट प्लेटिनेट। उन्होंने सोचा कि अपने पास जो प्रोडक्ट है ना, वो ये बना है, एक्सी पॉजिटिव, मतलब जैसे O2 वाले में था ना, O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव, सेम उसकी तरह उन्होंने सोच लिया कि एक्सी पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव बना है। लेकिन जो एक्चुअल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना वो एंड में ये वाला बना था, XCF पॉजिटिव PT2F11 नेगेटिव, ठीक है। मतलब क्या होता है, एक PTF6 और आ जाता है, वहां से क्या होता है अपने पास कि PT2F11 और एक F जो है, तो वो अपने पास ब्रीजिंग में चला जाता है, ठीक है। तो PTF5 तो ऐड होके फिर मैं इसके बारे में आगे भी डिस्कशन करूंगा मैं। चलिए, अब देखो, इसके बाद में अपने पास क्या दे रखा है, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये हमने ट्राइवर एटकिन से उठाया है। अब देखो पहले क्या देखा गया, सून आफ्टर दिस। अब ये होने के बाद ये वाला जो पहला कंपाउंड देखा गया, इस कंपाउंड को देखने के बाद उन्होंने क्या किया, जेनोन को फ्लोरीन के साथ 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले जेनोन टेट्राफ्लोराइड मिल गया। तो फिर इन्होंने क्या देखा, हैज द सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड द आइसो स्ट्रक्चर। अब ये ICl4 माइनस के साथ आइसो स्ट्रक्चर है। अब देखना यहाँ पे विद द पॉली हेलाइड आयन। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आइसो स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, कैसे आइसो स्ट्रक्चर है। तो जेनोन फ्लोराइड टेट्राफ्लोराइड में क्या होगा, जेनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 4 ने बॉन्ड बना लिया, तो बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर है, ठीक है। चलिए, एक लोन पेयर हमने इधर रख दिया, एक लोन पेयर हमने इधर रख दिया, तो ये कैसा बना है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, राइट। अब देखो दूसरी चीज अपने पास क्या है, ICl4 माइनस, आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, माइनस का मतलब एक और ले लिया, तो कितने हो गए, 8, 8 में से 4 बॉन्ड बना लिए, 4 बच के, तो ये भी कैसा बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो दोनों के दोनों आइसो स्ट्रक्चर। इस टाइप के क्वेश्चन हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी कर चुके होंगे, बट चलो बुक में लिखा हुआ था तो मैंने आपको रिमाइंड करवा दिया। Following these discoveries, there was a rapid extension of the chemistry of the noble gases। ये सब डिस्कवरी के बाद F2 के साथ HCF4 बना, इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने, उनको मतलब एक ये लग गया ना कि भाई, मतलब ये कंपाउंड बन जाए तो इसके अलावा ये भी हम लोग ट्राई करें, ये भी ट्राई करें।
तो धीरे-धीरे नोबेल गैसेस की जो केमिस्ट्री है वो डेवलप होती गई। पहले यही माना जाता था कि ये सबसे स्टेबल होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, अकेले पड़ जाते हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, अकेले सिंगल ही काफ़ी है। इनको कपलिंग-वपलिंग की ज़रूरत नहीं है, इनको शादी करने की ज़रूरत नहीं है, क्या? ऐसा-सा पहले लगता था। फिर देखा कि इनको भी यार ज़रूरत है, मतलब ये भी परफेक्ट नहीं है। वही बात है ना, परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं है, सबको किसी ना किसी की ज़रूरत रहती है। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है? चलिए, अब देखो इसके बाद में क्या लिखा है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम, नियोन एंड आर्गन आर मच हायर देन फॉर xenon। ये चीज देखो आप, हीलियम, नियोन और आर्गन, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है xenon से ज्यादा होती है। ऑब्वियस बात है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है, डिक्रीज कर रही है, बात सही है। तो यहाँ पे xenon क्यों ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है यार, समझ रहे हो? xenon की आयनाइजेशन, अब ये तो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी ना कि ऊपर से नीचे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ती है, सॉरी क्यों घटती है, ये तो नॉर्मल ट्रेंड है। क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे जैसे हम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियस का जो होल्ड है बाहर वाले वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आयनाइज कराना, बाहर निकालना आसान हो जाता है, राइट? तो ये बात है। हाँ, तो अब मैं क्या बोल रहा था कि जेनोन की जो आयनाइजेशन एनर्जी वो बहुत कम हो जाती है, तो इसलिए वहां से उसके बहुत कंपाउंड बनते हैं, इसीलिए जेनोन की केमिस्ट्री वाइड है। और हीलियम, नियोन, आर्गन, इन सब के आप कोई खास कंपाउंड नहीं देखोगे, ठीक है? एंड आर टू हाई टू अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर कंपाउंड, इसलिए हीलियम, नियोन और आर्गन, इनके कंपाउंड बनना बहुत टफ है, बहुत कम इनके नॉन कंपाउंड है। तो द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रिप्टन इज लिटिल लोअर, अब क्रिप्टन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो थोड़ी कम होती है, ठीक है? क्योंकि वो भी जेनोन के इन्फ्लुएंस में ना, पास में ही है ना। तो यहाँ पे देखो क्लियर लिखा है, इज लोअर देन जेनोन, देन फॉर जेनोन एंड क्रिप्टन डज फॉर्म KrF2। तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, क्रिप्टन का सिर्फ एक ही अपने पास कंपाउंड है, दैट इज KrF2, राइट? KrF2। चलिए, आ, एक बारी क्या हो रहा है, बाकी चीज हम लोग करते हैं डिस्कस। तो लैपटॉप में दिक्कत आ रही है। हम्म, चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इस वाले पैराग्राफ को खत्म करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ रेडोन इज लेस देन, ये सब वही डाटा है, ठीक है? अब देखो इसके बाद ये भी देखा गया कि जेनोन रिएक्ट डायरेक्टली, जेनोन फ्लोरीन के साथ तो डायरेक्ट रिएक्ट कर लेता है। अब देखो रिएक्शन में मैं आपको समझाऊंगा एक एक चीज, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं रटवा रहा हूँ, लेकिन रिएक्शन में मैं सारी चीजें समझाऊंगा कि कैसे रिएक्शन प्रेडिक्ट करते हैं। तो फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कर लेता है, लेकिन ऑक्सीजन जो कंपाउंड होता है ऑक्सीजन के, वो फ्लोरीन वाले कंपाउंड से ही बनाता है। तो ऑक्सीजन कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लोराइड, फ्लोराइड वाले से ही बनाता है। देयर इज सम एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ HCCl2, HCCl2 भी बनता है एंड HCCl4 भी बनता है। एंड वन कंपाउंड इज नोन विद xenon नाइट्रोजन बॉन्ड, ये वाला बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ से ये CSIR नेट में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है? उसकी ज्योमेट्री वगैरह से स्ट्रक्चर वगैरह पूछी थी CSIR नेट, इसकी मैं स्ट्रक्चर आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है? कैसे बनता है xenon नाइट्रोजन का रिएक्शन के थ्रू भी मैं दिखाऊंगा आपको कि कौन सा वो कंपाउंड है। This there is a quite extensive chemistry of xenon, xenon की extensive chemistry है, वही आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। The principal compound are listed, अब देखो कुछ कंपाउंड है वो लिखे हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे xenon फ्लोराइड है, ठीक है? xenon डाइफ्लोराइड है। अब xenon डाइफ्लोराइड आपको पता है, साफ साफ दिख रहा है, लीनियर होगा, ठीक है? तो ये HCCl2 और RnF2, RnF2 भी बनता है रेडोन का, तो उनके जैसा ही होगा, सिमिलर होगा, ठीक। आई होप ये बात क्लियर है। जेनोन ट्राइफ्लोराइड, ये भी मैंने डिस्कस करा था, कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिडल, जैसे लिख भी देता हूँ, ये लीनियर होता है। HCF2 कैसा होता है, लीनियर होता है, राइट? हाँ, रेड कलर यूज कर लेता हूँ। ये स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है? अब स्क्वायर प्लेनर होता है तो HCCl4 भी इसके जैसा सही होता है। तो पता है ना, मतलब क्लोरीन क्लोरीन एक ही चीज हो गया। HCF6, ये इसका ध्यान रखना, इसको कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल होता है, मतलब आगे डिस्कस करूंगा ये वाली जो शेप है, इसका स्ट्रक्चर है। या फिर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल कैसे होती है वो डिस्कस करूंगा, अभी आपको बता रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पे लिखा भी है देखो, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, राइट? इसके बाद में HCO3, HCO3 में आपको पता है 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक लोन पेयर होगा, तो क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर होता है तो पिरामिडल हो जाता है, तो पिरामिडल है, सिंपल है, ठीक है? HCO4, HCO4 में क्या होगा, HC होगा,
चार तरफ फ्लोरीन हो गए, एक तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, ठीक है, एक लोन पेयर बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल दिख रहा है ना साफ साफ, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में एक्सी ऑफ जेनोन टेट्रा ऑक्साइड, यहाँ पे क्या होगा, चार ऑक्सीजन है तो सिंपल सिंपल टेट्राहेड्रल हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद में परजेनेट आयन, इसकी परजेनेट आयन की मतलब सिंपली ऑक्टाहेड्रल होती है, इसकी मैं डिस्कस करूंगा आगे स्ट्रक्चर। एक्सी O3F2, O3F2 आपको पता है यार क्या हो जाएगा, TBP हो जाएगा, सिंपल, 5 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, ठीक है। तो इनकी कुछ स्ट्रक्चर वगैरह भी मैं डिस्कस करूंगा आगे। अब देखो, अब मेन कंटेंट स्टार्ट होता है। मैं अच्छा आपको मैं डिफरेंशिएट करता जाऊंगा कि कौन सा एनसीईआरटी तक मतलब नीट जेई तक क्लियर है और कौन सा थोड़ा सा अपर लेवल का है, तो मैं थोड़ा सा बताता जाऊंगा आपको। ये वाला प्रॉपर आपके एनसीईआरटी में रिएक्शन में गिवन है कि जब हम लोग जेनोन फ्लोराइड की रिएक्शन मतलब सॉरी जेनोन की F2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। तो देखना, पहली जो रिएक्शन होती है उसमें हम लोग अगर जेनोन को एक्सेस में रखें, आप एक बात बताओ यार, आप इसको एक्सेस में रख दोगे तो ऑब्वियसली ये देखो, मतलब F2 का मतलब क्या है, वो फ्लोरीन कंटेंट है, ये क्या है, F2 का मतलब F माइनस डोनर, फ्लोरीन कंटेंट डोनर है, F कंटेंट, F माइनस कंटेंट डोनर है, राइट। थोड़ा सा समझना चीजों को। अब आप एक बात सुनो कि अगर मैंने इसको बढ़ा दिया तो F कंटेंट कम ही आएगा ना। तो अगर एक्सेस में हम लोग जेनोन को रख देते हैं तो XeF2 बनता है, या फिर कई कई बुकों में ये भी रखा है कि जेनोन को 2 रेशियो में ले, इसको 1 में ले, तो 2:1 में ले तो ये है XeF2 बनेगा, राइट। अच्छा, ये जो रेशियो होता है ये हम बाई वॉल्यूम लेते हैं। ये रेशियो कैसे लेते हैं, गैसेस है ना यहाँ पे जेनोन वगैरह, तो बाई वॉल्यूम ये रेशियो है, बाई मास नहीं है, ठीक है। ये वाली पॉइंट भी ध्यान रख लेना। चलिए, तो XeF2 बनता है। अब दूसरी चीज देखो, अगर मैं F2 का कंटेंट बढ़ा दूं, जैसे मान लीजिए 1:5, ये रेशियो आपको ध्यान रखना है, इसी रेशियो में होता है, मतलब एनसीईआरटी में भी है, स्टैंडर्ड बुक में भी गिवन, आपका सराइवर एटकिंस में गिवन है, आपका जेडीली में गिवन है, ठीक है, कोई वगैरह और में भी गिवन होगा। तो मैंने मोस्टली सराइवर एटकिंस और जेडीली का रेफरेंस उठाया है। अब देखो 1:5 मिले तो अब की बात फ्लोरीन कंटेंट बढ़ गया, तो अगर फ्लोरीन कंटेंट बढ़ गया तो इस बार ऑक्सी के साथ फ्लोरीन ज्यादा आ गया, XeF4 बन गया। अब 20 रेशियो में ले लिया, 1:20 में जेनोन लेके उसके साथ 20 F2 ले लिए, तो अब और बढ़ गया फ्लोरीन कंटेंट, तो XeF2 F4 F6। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होगे। देखो, अब मान लो आप भूल गए, तो आपके पास 3 रेशियो है, रेशियो थोड़ा सा ध्यान रखना। एक एक है कि जेनोन को आप एक्सेस में रखोगे तो 2:1 बनेगा, ठीक है, मतलब 2:1 नहीं, सॉरी, या तो 2:1 गिवन हो या तो जेनोन एक्सेस में हो, तो अपने पास XeF2 बन जाएगा। अब मान लो दूसरा आपने क्या कर लिया कि आप क्या कर रहे हो कि हम लोग क्लोरीन का कंटेंट बढ़ा दिए, मतलब 1:5 में ले लिया तो XeF4 बन जाएगा, और 1:20 मतलब और कंटेंट बढ़ गया तो XeF6 बन जाएगा, क्लियर है। चलिए, तो आई होप यहाँ पे XeF2 XeF4 XeF6 तो बना लिया हमने। अब हम क्या करने वाले हैं, इन XeF2 XeF4 और XeF6 की रिएक्शन अलग अलग सब्सटेंस के साथ कराने वाले हैं। तो पहले, सबसे पहले आप एक बात सुन लीजिए, जो जेनोन फ्लोराइड है ना, ये बहुत अच्छे फ्लोराइड डोनर होते हैं, ये खुद भी फ्लोराइड लेके बने, दे आर गुड, गुड F माइनस डोनर। तो अगर इनकी रिएक्शन हम लोग किसी ऐसी स्पीशीज के साथ कराएं जो कि फ्लोराइड एक्सेप्टर है, वो फ्लोराइड एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो ये डेफिनेटली रिएक्शन देंगे, आप इनको रोक ही नहीं सकते रिएक्शन देने से, ठीक है। जैसे हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं अपनी XeF2 की रिएक्शन करा रहे हैं H2 के साथ। एक बात देखो, अगर H2 में से हम लोग जो हाइड्रोजन है उसको फ्लोरीन के साथ मिला दें, फ्लोरीन के साथ चला जाए तो HF बन जाएगा, सिंपल सी बात है ना, HF बन जाएगा ना। तो HF बन जाएगा तो अपने पास देखो सिंपल वही हुआ है, फ्लोराइड इसने दे दिया तो HF बन गया। अब HF बन गया तो हुआ क्या यहाँ पे, जो अपने पास देखना है यहाँ पे हुआ क्या है, थोड़ा सा समझना कि कैसे मैं रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। H2 में हाइड्रोजन जीरो में है, जीरो से यहाँ पे किस में गया, हाइड्रोजन +1 में, राइट। तो अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन हुआ है, ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अगर कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन हुआ है तो कहीं ना कहीं रिडक्शन भी होगा। तो यहाँ पे जिनोन +2 से देखो किसमें गया है, जीरो में, तो जिनोन का रिडक्शन हो गया, क्लियर है, फंडा समझ आ रहा है। अब दूसरा देखो XeF4 है, XeF4 में वही
H2 से HF जाएगा तो देखो जेनोन +4 से किस में चला गया, जीरो में। तो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है सिंपल, और फ्लोराइड अपने डोनेट कर रहा है। अब HCF6 ले लिया तो HCF6 में भी सिंपल वही हो रहा है, 6 से ये जीरो में चला गया, और H2 के साथ हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, जीरो से +1 में चला गया, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, और फ्लोरीन ऐड हो गया। तो आई होप इन सब रिएक्शन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये रिएक्शन तो इजी है, क्लियर कट आपको समझ आ गई होगी, इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है। तो पैटर्न समझ पा रहे हो, हमने पहले क्या करा कि जेनोन रिएक्शन करता है तो जेनोन फ्लोराइड बनाया F2F4F6, उन F2F4F6 की हमने H2 के साथ रिएक्शन कराई। तो हमें पता है H2 के साथ रिएक्शन कराने से क्या होगा कि इसकी टेंडेंसी है फ्लोरीन देने की। अब H2 में से हाइड्रोजन को फ्लोरीन देगा तो HF बन जाएगा। अब HF बन जाएगा तो जेनोन के पास तो कुछ नहीं रहेगा ना, तो HF बनने से हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो जेनोन का क्या होगा, HCF4 F2F6 में से उसका रिडक्शन हो जाएगा, तो वो Fc में चला जाएगा, राइट। ये वाली रिएक्शन आई होप आपको क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा है उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्या पता यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए। तो लिखा है द कंपाउंड HCF2 HCF4 एंड HCF ऑल आर व्हाइट सॉलिड। ठीक है जी, ये बात लिख लेते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, व्हाइट, ये ये तीनों होते हैं व्हाइट सॉलिड। मतलब इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट स्टिल पता रहना चाहिए अपने को। ठीक है, बुक में लिख रखी है तो चलो कोई नहीं, मतलब रटना नहीं है, बट सिंपली गो थ्रू कर दिया आपके साथ। दे कैन बी सब्लाइम एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एंड कैन बी स्टोर्ड indefinitely in निकिल और मोनल कंटेनर। यानी हम लोग जो HCF2 HCF4 HCF6 है, इनको हम लोग सबलाइन कर सकते हैं, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में भेज सकते हैं रूम टेम्परेचर पर ही। दे कैन बी सबलाइन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एंड कैन बी स्टोर्ड, इनको स्टोर किस में कर सकते हैं, इनडेफिनेटली इन निकिल और मोनल कंटेनर, निकिल या फिर मोनल के जो कंटेनर है इनमें हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये एकदम इंफॉर्मेटिव बातें होंगी। लेकिन आप प्रोडक्ट रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाना समझ गए ना, वो वाला मेरा मेन कंसेप्ट था, वो मैं आपको सिखाना चाहता था। ये तो मतलब एक फैक्ट बेस्ड बातें हैं, तो इनको तो हम लोग रीड आउट कर रहे हैं, क्या पता इधर से कुछ क्वेश्चन बन जाए। द लोअर फ्लोराइड्स फॉर्म हाइयर फ्लोराइड्स व्हेन हीटेड विद F2 अंडर प्रेशर, वो तो हमने देखा ही ना। HCF2 को आप ज्यादा, मतलब ये क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है, ये वाली लाइन कह रही है कि आप HCF2 को ना और फ्लोरीन और इसको हीट करोगे, हाइयर प्रेशर वगैरह पे हीटिंग हीटिंग होगी, तो HCF4 दे देगा, बिल्कुल दे देगा यार। सिंपल सी बात है, फ्लोरीन कंटेंट यहाँ से और आ जाएंगे, है कि नहीं। एक बार अब फ्लोरीन का तो आप ऑक्सीडेशन या सॉरी फ्लोरीन का तो ऑक्सीडेशन करवा नहीं सकते ना, F- या फिर रिडक्शन उसका करवा नहीं सकते, तो ये सिंपली फ्लोरीन ही ऐड होगा यहाँ पे। और HCF4 में फिर से फ्लोरीन डालो तो HCF6 दे देगा, बिल्कुल दे देगा। फिर से F2 डालो, हाई प्रेशर, तो यह कहना चाहता है कि आप डायरेक्ट फ्लोरीन का रेशियो भी बढ़ा सकते हो, या फिर पहले फ्लोरीन के जेनोन ले लो, उनको फिर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दो, तो सिंपल है। ठीक है, फॉर्म हाइयर फ्लोराइड व्हेन हीटेड विद F2 अंडर अंडर प्रेशर। द फ्लोराइड्स आर ऑल एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। देखो यही खेल है, यही चीजें आपको समझनी पड़ती है, कि यही काम किया ना मैंने यहाँ पे, कि फ्लोरिनेटिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वही तो किया है हमने, कि ऑक्सीडेशन करा दिया है किसका, H2 का HF में भेजा ना, ऑक्सीडेशन हो गया, और फ्लोरीन भी ऐड कर दिया, तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी बोल सकते हैं इसको। तो दोनों काम बोल सकते हैं, इनका काम फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, एक ही बात हो गई। दे रिएक्ट क्वांटिटेटिवली विद हाइड्रोजन फोलोज, फोलोज हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो आई होप यहाँ तक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन आपको समझ आई। इसके बाद में अपने रिएक्शन जो है, वो रिएक्शन है कुछ एसिड के साथ। तो अपने पास जैसे हम लोग क्या करते हैं, अब अभी पीछे वाली स्लाइड में मैंने बताया कि जो जेनोन है, जेनोन फ्लोराइड है, जेनोन फ्लोराइड्स है, F2 F4 F6, ये सारे क्या है, ये हमने देखा फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। एक तो आप बोल सकते हो फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। दूसरा आप क्या बोल सकते हो, ये क्या है, ऑक्सीडाइजर है। एक ही बात है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग तो होंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है इनका।
राइट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओए लिख सकते हैं आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखना, HCl2 की रिएक्शन HCl में करवा दी, HCl में क्या होगा, Cl माइनस में होगा, Cl-1, तो Cl-1 को किस में भेज देगा, Cl2 में, ऑक्सीडेशन करवा दिया ना। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो कहीं ना कहीं रिडक्शन भी होगा, तो ऑक्सी खुद का रिडक्शन कर लेता है। देखो ऑक्सी F2 ऑक्सी में चला गया, रिडक्शन हो गया। अब बचा क्या अपने पास, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, वो आपस में मैच हो जाएंगे तो HF बन गया। क्लियर है, रिएक्शन समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रही है। अब दूसरी देखो, HCl4 Ki के साथ, Ki में क्या होगा, -1 और +1, आयोडीन, पोटेशियम पे +1, आयोडीन पे -1। अब आयोडीन पे -1 है तो आयोडीन का क्या करा देगा, ऑक्सीडाइजर है, अच्छा ऑक्सीडेशन करा दिया। और ऑक्सी खुद का क्या कर लेगा, रिडक्शन, तो खुद का रिडक्शन करके ये देखो, ये ज़ेनोन बना लिया फिर से। ठीक है, अब बचा क्या अपने पास, के और एफ, तो के और एफ मिलके के एफ बना लेंगे। एकदम सिंपल है, विजुअलाइज कर पा रहे हो। अब इसको मैं फिर से मिटा देता हूँ आपके लिए, क्योंकि अभी आपको समझ आ गई। तो आई होप ये दो रिएक्शन है तो आपको समझ आई होंगी कि के आई और HCl के साथ रिएक्शन कैसे कराई। उसके बाद में अपने पास SO4 2- और HCF2 और मतलब सीरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन है। अब सीरियम सल्फेट के साथ कैसे होगा, क्या होगा, देखो सीरियम सल्फेट में क्या है अपने पास, सीरियम जो है थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो भाई ऑक्सीडाइजिंग नेचर है तो इसको 4 में भेज देगा, मतलब सीरियम SO4 होल ट्वाइस, ये बन जाएगा। अब अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है तो कहीं तो रिडक्शन भी होगा, तो इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब इस बार देखो, इस बार एक बेहतरीन चीज हो रही है, जनरली फ्लोरीन वाले का ये ऑक्सीडेशन नहीं करा पाता है, लेकिन यहाँ पे ये फ्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन करवा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हो, यहाँ पे ये खुद के फ्लोरीन को भी ऑक्सीडाइज करके भेज रहा है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कंपाउंड नहीं है ना फ्लोरीन। देखो एक चीज, एक पैटर्न पकड़ना, यहाँ पे जैसे हमने ऊपर करा था तो यहाँ पे तो हमने फ्लोरीन, इसमें देखो फ्लोरीन हमने H को पकड़ा दिया, इसमें फ्लोरीन हमने K को पकड़ा दिया, राइट। अब यहाँ पे फ्लोरीन हम किसको पकड़ाएं, ये सीरियम +2 से प्लस, सॉरी +3 से +4 में चला गया, ठीक है जी। और जेनोन अपना है, जेनोन फ्लोराइड जेनोन में चला गया, ठीक है जी। सल्फेट तो चलो इसके साथ हो गया, ठीक है। अब फ्लोरीन तो अकेला रह गया ना, तो अब F-F2 में चला गया। बहुत बहुत मतलब बेहतरीन इक्वेशन होगी ये, बेहतरीन रिएक्शन है। हम देखते हैं कि F2 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसका F- में जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है, उसके पीछे मैं आता हूँ। क्योंकि यहाँ पे हम लोग, आप देखते हैं कि एफ एफ का बॉन्ड है, एक तो छोटे छोटे साइज है और इनके मतलब तीन तीन लोन पेयर है, छोटे छोटे साइज है और तीन तीन लोन पेयर है, बहुत इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, ये जल्दी से टूट के F- में जाना चाहता है। लेकिन यहीं पे हम लोगों ने क्या देखा कि जेनोन फ्लोराइड के केस में, HCl2 में हमने क्या करा, ये जो F- -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था ना, इसको ही हमने F2 में भेज दिया यार। सीरियम, जब हम लोगों ने सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था ना, उसके साथ SO4 थ्राइस था, यहाँ पे रिएक्शन करा रही है। तो देख रहे हो जेनोन फ्लोराइड की ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो देखो यार, फ्लोरीन को F2 में भेज दिया इसने। ठीक है, कुछ गजब ही हो गया ना। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा ऑक्सीडाइजिंग इसका पावर कितना ज्यादा है। अब देखो नीचे एक और रिएक्शन दे रखी है, HCl4 और SF4, सॉरी SF4। अब SF4 ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है, तो ये फ्लोरीन कंटेंट इसको फ्लोरीन डोनेट कर देगा, तो ऑक्सी बन गया, SF6 बन गया, सिंपल है। फ्लोरीन इसको दे दिया सारे के सारे, तो यहाँ पे SF4 का तो ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया और उसका रिडक्शन हो गया। दूसरा देखो FCF4 और PT, तो PT को दे देगा इस बार अपने फ्लोरीन, तो PTF4 बन गया और ऑक्सी बन गया। ठीक है, खुद का रिडक्शन कर लिया और सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा दिया। तो ये बहुत बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यू कैन से बहुत बेहतरीन फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। आई होप यहाँ तक आपको ये रिएक्शन क्लियर है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज समझ गए आप, इट कैन ऑक्सीडाइज Cl-2 Cl2 I-2 लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे जो जेनोन के साथ जो फ्लोरीन था उसको भी F2 में भेज दिया यार, गजब ही खेला हो गया। उसके बाद में देखो क्या लिखा है, HCl2 is now commercially available and quite widely used in synthetic organic chemistry. It can oxidize and fluorinate the hetero element in an organometallic compound। यार मतलब organometallic compound है, उनके hetero element को भी ये फ्लोरिनेटिंग कर देता है। देख रहे हो इसकी फ्लोरिनेटिंग पावर, बट डज नॉट अटैक द एल्काइल और एराइल ग्रुप, बट एल्काइल और एराइल ग्रुप पे अटैक नहीं कर सकता है।
अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, CH3 देखो इसका जो प्रोडक्ट है वो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, CH3I में क्या होगा, इस पे पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, राइट। अब ये फ्लोरीन देगा, तो यार सीधी सी बात पता है ना, सेंट्रल एटम को ही दिया जाता है, तो आई जैसे IF5 बनता है, IF7 बनता है, तो उसी तरीके से ये आयोडीन, सॉरी फ्लोरीन इस आई को दे देगा। तो आई के साथ दो फ्लोरीन आ गए, और एक CH3 था ही था, और जेनोन अलग अपना क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। और CH3I को ऑक्सीडाइज कर दिया। और यहाँ पे तो ऊपर हमने देखा भी था ना कि एल्काइल मतलब कार्बन सेंटर को फ्लोरीन नहीं दे पाता है यहाँ पे, मतलब जनरली एल्काइल और एराइल, एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप को ये नहीं दे पाता है। लेकिन आप यहाँ पे एक देखोगे कि डबल बॉन्ड है ना, सिंपल एल्कीन है, उसको फ्लोरिनेटिंग कर देता है, HCF2 हम लोग अगर डालेंगे उसके साथ, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ देगा। ये भी नॉन रिएक्शन है, दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला बन जाता है, एल्कीन को फ्लोरिनेटिंग कर देता है, लेकिन एल्केन और एराइल ग्रुप को नहीं कर सकता है, मतलब बेंजीन टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली रिएक्शन समझ आई, आयोडीन के साथ चला जाएगा। दूसरे में C6H5 आयोडीन है, तो यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन के साथ क्लोरीन चले जाएंगे, और बाकी जेनोन अपना रिड्यूस हो जाएगा अच्छे से। फिर क्या है, सल्फर, अब सल्फर के साथ क्या चल जाएंगे, फ्लोरीन, ऑब्वियस सी बात है, और जेनोन अपना रिड्यूस हो जाएगा। देख रहे हो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, यू कैन से फ्लोरिनेटिंग पावर। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब यहाँ तक की आई होप रिएक्शन आपको समझ आई होंगी। अब कुछ और रिएक्शन है, आई होप ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो बाकी की रिएक्शन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।